हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हमें पता है हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे टॉपिक देख लिए थे और जो फंक्शनल ग्रुप है उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, तो मैं फंक्शनल ग्रुप से आज हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देती हूँ व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप। तो हमने पढ़ा था एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम in a molecule which is responsible for the characteristic chemical properties of organic compound। ठीक है, तो किसी भी एटम में या ग्रुप में एक ऐसा मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है जो रिस्पॉन्सिबल रहता है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए, उसके कैरेक्टर के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। हमने एग्जांपल लिया था एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पे आज हम उसी के बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ टेबल बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं जैसे कि एल्कीन लिखा है, सबसे पहले लिखा है एल्कीन। एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या है, सी डबल बॉन्ड सी, और उसका IUPAC सफिक्स क्या होगा बच्चों, ईन होगा। ठीक है, जब भी डबल बॉन्ड दिखेगा तो हमें नाम जब हम करेंगे नोमेनक्लेचर तो उसमें ईन लगाएंगे। अच्छा, उससे पहले हम ये कार्बन के रूट्स, नंबर ऑफ कार्बन और रूट वर्ड देख लेते हैं। तो इफ़ हमारे मॉलिक्यूल में या एटम हमारा C1 है, अगर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1 है, तो उसके लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा, मैथ हो जाएगा। अगर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैग्स, 7 के लिए हैप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन, 10 के लिए डेकन डेक, 11 के लिए अनडेक। तो ऐसे ही क्या होता है, सो ऑन कंटिन्यूस चलता जाता है। तो ये कुछ है कार्बन और उसके वर्ड रूट है। ठीक है, ये क्या है, वर्ड रूट दिए हैं। ठीक है, अब इन्हीं में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे फंक्शनल ग्रुप रहते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इन्हीं के साथ ऐड होते हैं और उनका हम IUPAC नेम कंटिन्यू करते जाते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज हमारे पास मैथ है, एक कार्बन है और सॉरी 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन। ठीक है, जैसे मैथेनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे हम क्या करते हैं आगे और देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। अभी हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। जब हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड C रहे तो उसे हम बोलते हैं एल्काइंस और इसका IUPAC सफिक्स क्या हो जाएगा, आइन। फिर एल्कोहल के लिए होता है OH, उसका जो IUPAC सफिक्स होता है वो ऑल होता है। एल्डिहाइड के लिए CHO, अल। कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O, ऑन, कीटोन। फिर नाइट्राइल के लिए C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए C डबल OH, ओइक एसिड बोलते हैं हम। फिर कार्बोक्सिलेट आयन के लिए C डबल O है तो O8 हो जाता है। ईस्टर के लिए COOR है तो उसके लिए O8 हो जाता है। वट एमीन्स के लिए NH2 अमीन ही लिखते हैं। एमाइड के लिए CONH2 एमाइड ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ IUPAC की टेबल है फंक्शनल ग्रुप की। यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप के लिए यहाँ पर टेबल मैंने दे दिया, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं यही फंक्शनल ग्रुप और रेसिड्यू की। तो क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप एंड रेसिड्यू। तो जो फंक्शनल ग्रुप है, सपोज फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH2, ये है COOH। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये है, अब हमें फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले क्या करना है, हमें फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेना है। तो ये टेबल है, इन टेबल्स में क्या है, फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप लर्न कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले जब भी कोई भी हमें मॉलिक्यूल दिया जाता है या कंपाउंड दिया जाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं।
तो हमने यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया। क्या है फंक्शनल ग्रुप, COOH है, मीन्स कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया यहाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसे हम क्या बोल देंगे, रेसिड्यू। क्या बोल देंगे, रिमेनिंग पार्ट को रेसिड्यू बोल देंगे। अब जो फंक्शनल ग्रुप होता है, द कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। मीन्स ये जो फंक्शनल ग्रुप हमने आइडेंटिफाई करे हैं वही क्या करेगा, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल और एंड केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है, डिसाइड करता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। फिर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप इज दैट पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच इज हाईली रिएक्टिव एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मीन्स ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, हाईली रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, प्लस टेक पार्ट इन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में यही पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल जो बच जाता है उसे हम क्या बोल देते हैं, रेसिड्यू बोल देते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमें फंक्शनल ग्रुप है उनके नेम लर्न करना है, उनके ग्रुप लर्न करना है। उससे क्या होगा, हम किसी भी मॉलिक्यूल से फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेंगे। फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन रहता है उसे हम रेसिड्यू बोलते हैं। जो फंक्शनल ग्रुप रहता है वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, केमिकल रिएक्शन में यही ग्रुप जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो इतनी बात हमें क्लियर हो गई फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलो अब मैं एक रिएक्शन लिखती हूँ, CH4। इसमें से हमने क्या किया, हाइड्रोजन का रिमूवल किया और एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप किया। ठीक है, OH को ऐड किया, माइनस किया H को, तो क्या मिला प्रोडक्ट, एक H चला गया तो CH4 में से एक H गया तो CH3 हुआ, और OH हमें इसमें ऐड करना है तो हमने OH ऐड कर दिया। अब इसका नेम क्या है, एल्केन है ये, या हम इसे मीथेन भी बोलते हैं। और जो प्रोडक्ट बना है नॉर्मल, अगर अभी हम लैंग्वेज में देखें तो ये हमारा एल्कोहल है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अभी हमें क्या मिला, एक एल्कोहल मिला हमें CH3OH। ठीक है, इसी को मैं आगे क्या करूँ, कंटिन्यू करती जाऊँ। जैसे कि यहाँ पे CH3OH है, मतलब C1 है और H क्या है, 3 है। अब इसमें मैं क्या करूँ, CH2 को ऐड करूँ। तो अब क्या हो जाएगा, CH2 को ऐड करूँगी तो H कितने हो जाएंगे, 3 और 2 5 हो जाएंगे, और कार्बन कितने हो जाएंगे, 1 और 1 2 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो मेरा फॉर्मूला बना वो क्या हुआ, C2H5OH। ठीक है, अब इसमें फिर से अगेन मैं क्या करूँ, एक और CH2 ऐड करूँ, तो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C3H7। ठीक है, क्या बन गया, C3H7OH। या हम इसे ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हम नंबरिंग गिनती जैसे लिख रहे हैं, C1 2 3 4 5 6। ठीक है, H लिख रहे हैं हम कितने का, 3 2 2 का गैप है तो 3 5 7 9। फिर हो गया हमारा 11, फिर क्या हो गया हमारा 13। ठीक है, और सो ऑन, ये क्या होगा, कंटिन्यूस ऐसे ही नंबर सीरीज क्या होगी, चलती रहेगी। तो क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि इस सीरीज में इनमें क्या हो रहा है, डिफरेंसेस ऑफ CH2।
CH2 का क्या हो रहा है, इसमें डिफरेंस होता जा रहा है, ठीक है। CH2 हम ऐड करते जा रहे हैं, या फिर अगर हम बात करें कि ये लास्ट वाला कंपाउंड है, उसमें से अगर हम CH2 माइनस करें तो हमें ऊपर वाला जो है वो फॉर्मूला मिल जाएगा या कंपाउंड मिल जाएगा। तो क्या हो रहा है, इसमें जो CH2 है, CH2 ग्रुप का एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो हमें फर्दर दूसरा कंपाउंड मिल रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं हम इसे, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, एक ऐसी सीरीज जिसमें क्या होगा कि ऑल मेंबर्स के सेम फंक्शनल ग्रुप्स रहेंगे। क्या रहेगा, अब इसके हम कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं। क्या होगा होमोलोगस सीरीज में, ऑल मेंबर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप्स। क्या है, सबके सेम फंक्शनल ग्रुप है। सेकंड हमने क्या देखा कि सिमिलर केमिकल फॉर्मूला। क्या है यहाँ पे, सिमिलर केमिकल फॉर्मूला है। केमिकल फॉर्मूला सबका एक जैसा जा रहा है, CnH2nOH। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनकी क्या होगी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होगी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट हम बात करें तो क्या हो रहा है, सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 यूनिट। सक्सेसिव कंपाउंड मीन्स आगे आने वाला कंपाउंड। एक कंपाउंड है ये CH3 के बाद नेक्स्ट जो कंपाउंड आ रहा है उसे हम बोलते हैं सक्सेसिव कंपाउंड। आगे आने वाला जो कंपाउंड है उसमें डिफरेंस किसका आ रहा है, CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगी हमारी, मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या डेंसिटी है वो क्या शो कर रही है, ग्रेडेशन। शो ग्रेडेशन with rise in molecular mass, अब इसका मतलब समझते हैं। वो बोल रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन हो रहा है। ग्रेडेशन हो रहा है मीन कि बढ़ रहा है। हम क्या थे, पहले 10th ग्रेड में थे, फिर हम किस में आए, 11th ग्रेड में आए, या फिर हम 11th में थे, हमारा ग्रेडेशन हुआ तो हम किस में आ गए, 12th क्लास में आ गए। तो ग्रेडेशन होता है मीन्स कि बढ़ना, आगे बढ़ना। तो जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, जैसे ही इन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, तो इनका डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, है ना। जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे मीन्स कि H की वैल्यू देखो, कार्बन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन बढ़ रहा है, तो कार्बन हाइड्रोजन बढ़ेगा तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगी। पहले एक कार्बन था, उसका वेट कम था, अब 2 कार्बन हो गए, या फिर हमारे C6H13 हो गए, तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है या डेंसिटी है या वेट है वो तो पहले वाले से ज़्यादा होगा। तो वही वो बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी में भी क्या होगा, ग्रेडेशन होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। आई होप होमोलोगस सीरीज तुम लोग को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मेनली हो क्या रहा है, तो मेनली बेसिकली हो ये रहा है
कि एक हमारे पास है सबस्ट्रैट, वो क्या करता है, रिएक्शन करता है। यहाँ पे क्या आ जाता है, एक अटैकिंग रिएजेंट आ जाता है। क्या आ जाता है, एक अटैकिंग रिएजेंट आ जाता है। ये अटैकिंग रिएजेंट क्या करता है, इंटरमीडिएट बनाता है। इंटरमीडिएट क्या होता है, आगे चल के क्या बनाता है, एक प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम कॉन्सेप्ट देखें, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही है कि एक सब्सट्रैक्ट है, अटैकिंग रिएजेंट आएगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट में फिर से बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, देन क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको यही मैकेनिज्म जो है फॉलो करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉन्ड फिजन की। बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। क्या है, बॉन्ड फिजन। अब हमने बात करें कि हमारा जो है प्रोडक्ट बनना है, इंटरमीडिएट बनना है, तो सब्सट्रैक्ट है, पहले तो उसमें बॉन्ड फिजन होगा, बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड फिजन जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली जो कोवेलेंट बॉन्ड है। अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है जब भी बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो हमारा बॉन्ड फिजन है वो क्या होगा, 2 टाइप का होगा। कैसा होगा, 2 टाइप का होगा, 1 और 2। एक होता है हमारा होमोलिटिक फिजन, और एक होता है हमारा हेट्रोलिटिक फिजन। क्या होता है, एक होता है होमोलिटिक फिजन और एक होता है हमारा हेट्रोलिटिक फिजन। अब हम इन्हें देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं होमोलिटिक फिजन की, तो होमोलिटिक फिजन में क्या होता है, होमोलिटिक फिजन में सबसे पहले तो वो होमोलिटिक फिजन होता किस में है, तो गैस फेस में होगा, है ना। हमने फेस पढ़े थे, सॉलिड फेस होती है, लिक्विड फेस होती है, गैस फेस होती है। तो गैसियस फेस में या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जिसमें होता है गैस फेस में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, होमोलिटिक फिजन होता है। और इस फिजन से क्या बनता है, एक फ्री रेडिकल फॉर्म्ड होता है। क्या होता है, इसमें हमारा फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। तो हम क्या करते हैं, होमोलिटिक फिजन के कुछ पॉइंट देखते हैं। यहाँ लगता है फर्स्ट होमोलिटिक फिजन। ठीक है, तो होमोलिटिक फिजन में सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये किसमें होता है, यूजुअली अकर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट और गैस फेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या होता है इसमें। तो ये कैसा है, सिमेट्रिकल फिजन। याद रखना, होमोलिटिक फिजन कैसा है, सिमेट्रिकल फिजन होता है। नेक्स्ट और क्या होता है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स के उसमें मैं बता रही हूँ, ये आप पॉइंट्स नोट भी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं ऐसे पॉइंट्स बना के। ठीक है, अब ये जो है ये बॉन्ड फिजन होगा, बट इसके बॉन्ड फिजन के लिए हमें क्या चाहिए, है ना। और क्या लिख सकते हैं हम इसमें, ये भी लिख सकते हैं कि फ्री रेडिकल फॉर्म्ड, लिख सकते हैं फ्री रेडिकल आर फॉर्म्ड, फ्री रेडिकल फॉर्म्ड। अब ये फ्री रेडिकल क्या होता है, तो फ्री रेडिकल ये होता है, 3 चीज़ होती है, ध्यान से देखना।
मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि थोड़ा क्या हो, हाईलाइट फॉर्म में दिखे हमें। ये कलर दिख रहा है, इतना हाईलाइट नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, पिंक सा ले लेते हैं। क्या होता है, एक होता है हमारा कार्बो कैटायन, ध्यान से सुनना, एक होता है कार्ब एनायन और एक होता है फ्री रेडिकल। ठीक है, तो कार्ब कैटायन क्या होता है, कैटायन मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, तो और कार्ब मीन्स कार्बन, तो जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे हम बोलते हैं कार्ब कैटायन। ठीक है, फिर कार्बन पर जब नेगेटिव चार्ज हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्ब एनायन। और जब कार्बन पर एक डॉट हो मीन्स फ्री रेडिकल, एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो हम बोलेंगे कार्ब कैटायन बना, फिर जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है कार्ब एनायन बना, और कार्बन पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बना। ठीक है, अब जो होमोलिटिक फिजन है उसके लिए और क्या है, तो होमोलिटिक फिजन ऐसे ही नहीं हो जाएगा, होमोलिटिक फिजन के लिए हमें कुछ कंडीशन चाहिए। क्या कंडीशन चाहिए, कि होमोलिटिक फिजन जो है किसकी प्रेजेंस में होगा, किसकी प्रेजेंस में होगा, इट अकर in the presence of what, क्या चाहिए उसको, परऑक्साइड चाहिए, परऑक्साइड चाहिए, या तो उसको चाहिए यूवी रेडिएशन। ठीक है, या तो क्या चाहिए उसको, हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस है जो क्या होता है कि उसे चाहिए, इसमें ही क्या होगा, हमारा होमोलिटिक फिजन होता है। ठीक है, किस किस की प्रेजेंस चाहिए, पेरोक्साइड की, यूवी लाइट की, हीट चाहिए उसको बहुत ज़्यादा, या फिर क्या चाहिए उसको, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, या फिर क्या चाहिए, रेडिकल इनिशिएटर चाहिए, रेडिकल इनिशिएटर। तो उसके प्रेजेंस में क्या होगा, हमारा होमोलिटिक फिजन हो जाएगा। ठीक है, अब उसका हम रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। क्या हुआ, सपोज ये हमारे पास एक कार्बन है, CH3 मॉलिक्यूल है हमारे पास। ठीक है, अब ये एक उससे ग्रुप अटैच है, एक ग्रुप G अटैच है। अब क्या होगा, जब होमोलिटिक फिजन होगा, यहाँ से क्या होगा, ये होमोलिटिक फिजन होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड है, मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, ब्रेक होंगे, और ये जो कार्बन है एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, G ग्रुप ले लेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारा जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसा बनेगा, प्रोडक्ट, रिएक्शन नहीं सॉरी, प्रोडक्ट जो है हमारा वो कैसा फॉर्म होगा, मैंने बताया फ्री रेडिकल। तो ये दो इलेक्ट्रॉन थे, एक कार्बन ने ले लिया और एक किसने, G ग्रुप ने ले लिया, तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया और एक G के पास इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यही क्या बना है, ये बना है हमारा फ्री रेडिकल। क्या बना है बच्चों, ये बना है हमारा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है, एक न्यूट्रल स्पीशीज़ है। क्या है, न्यूट्रल स्पीशीज़ है, क्योंकि इस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आया, इसलिए क्या है, ये न्यूट्रल स्पीशीज़ है। हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्लियर हुई होमोलिटिक फिजन, आपको लोग को क्लियर हुआ। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। होमोलिटिक फिजन में क्या होता है, होमोलिटिक फिजन में मेनली जो भी हमारा रिएक्शन है हमारे जब कंप्लीट होगा तो क्या होगा, दोनों म्यूचुअल शेयरिंग होगी और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे। बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों ग्रुप्स क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। उससे क्या होगा, हमारा फ्री रेडिकल बनेगा। तो होमोलिटिक फिजन जो है, सबसे पहला पॉइंट हमने देखा, यूजुअली अकर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट और गैस फेस में होता है। सिमेट्रिकल फिजन है। फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन लेके गए हैं दोनों, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हुआ। फिर फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ। फिर ये किसकी प्रेजेंस में होता है, तो पेरोक्साइड, यूवी रेडिएशन, हाई टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिकल इनिशिएटर की प्रेजेंस में होता है। ठीक है। जो फ्री रेडिकल होता है वो न्यूट्रल स्पीशीज होती है, उसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेट्रोलिटिक फिजन। तो हेट्रोलिटिक फिजन है, उसी का बिल्कुल अपोजिट है। अब जो जो पॉइंट हमने पहले लिखे थे वही उसके अपोजिट लिख देंगे। सबसे पहले ये क्या होता है, अनसिमेट्रिकल फिजन है। कैसा है ये, अनसिमेट्रिकल फिजन होता है। नेक्स्ट ये 2 इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है। अभी वहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने ले गए थे, शेयर करे थे। अब यहाँ होगा 2 इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, दोनों इलेक्ट्रॉन कोई भी एक एटम लेके चला जाएगा। तो ये कैसा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है। फिर ये यूजुअली होता किन में है, तो यूजुअली अकर्स इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स या पोलर कोवेलेंट सॉल्वेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे बॉन्ड भी लिख सकते हैं, सॉल्वेंट, या फिर यही फेवर्ड कोवेलेंट सॉल्वेंट या फिर कोवेलेंट बॉन्ड में। ठीक है। और कुछ हेट्रोलिटिक में यही होता है। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या बनता है, अब 2 स्पीशीज बनती हैं, याद रखना। अब इसका रिएक्शन देखते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है। ये हमारे पास है मेथिल ग्रुप। ठीक है। अब क्या हो गया, ये जो जी है, अब यहाँ पे क्या होगी, हमारी 2 कंडीशन होगी। कौन सी 2 कंडीशन होगी, केस 1 यार ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। 2 कंडीशन हो गया। इसे मैं पहले रब करूँ, कौन सी 2 कंडीशन होगी, ये देखो, केस 1 और केस 2। अब केस 1 में क्या होगा, जब G ग्रेटर हो C से, मीन्स कि G की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा है। ठीक है। और सेकंड केस क्या होगा, जब C ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो G से। 2 कंडीशन हम देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। क्या होगा, जब हमारा G है, ठीक है, जो हमारा G है, ठीक है, जब G की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्या होगा, जब G की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो G क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड फिजन होगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके चले जाएगा, G लेके चले जाएगा। पहले क्या हो रहा था, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा। G की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए वो क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। अब उसने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो क्या होगा, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब कि कार्बन पर क्या हो गया,
इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो हमने उस पर क्या लगाया, पॉजिटिव चार्ज लगाया। अब क्या हुआ, यहाँ पर कार्बन पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई। तो हमने क्या लगाया, पॉजिटिव चार्ज, और जी ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन लेके जी चला गया तो जी हो गया एनायन, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, अब ये कार्बोकैटायन। मैंने बताया था जब कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आए तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या था, केस 1 था कि जब जी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा थी तो दोनों इलेक्ट्रॉन जी लेके चला गया तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई और कार्बन कैसा बन गया, कार्बोकैटायन हो गया। अब हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में क्या होगा, जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जी से ज़्यादा हो, मतलब कि जी इज़ ग्रेटर देन सी इज़ ग्रेटर देन जी, तब क्या होगा, फिर से अगेन वही, ये 2 इलेक्ट्रॉन देख लो, अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कौन ले जा लेगा, कार्बन ले जा लेगा। कार्बन अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया तो अब क्या हुआ, कार्बन ने जब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कार्बन में कौन सा चार्ज आ जाएगा, जब हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, याद रखना। ठीक है, और जी पे अब क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, कार्ब एन आयन। तो केस 2 में क्या हुआ कि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन जी, तो क्या हुआ, जब बॉन्ड फिजन हुआ तो पूरे इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया, कार्बन लेके चले गया, जिससे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, जी पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अब स्पीशीज जो बनी वो क्या हो गई, कार्ब एन आयन। तो याद रखना, जो हेट्रोलिटिक फिजन है, हेट्रोलिटिक फिजन अनसिमेट्रिकल फिजन है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ हमने देखा पहले में दोनों इलेक्ट्रॉन जी ले गया, सेकंड केस में दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ले गया, है ना, तो ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है। थर्ड हमने बात करें कि पोलर बॉन्ड जो है किस में होगा, पोलर सॉल्वेंट या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में होगा, और ये क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, ये कंडीशन आई, कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन बना। आई होप आपको इलेक्ट्रोलिटिक फिजन और होमोलिटिक फिजन जो भी हमने बॉन्ड फिजन पढ़ा है, मैंने बिल्कुल बेसिक इजी लैंग्वेज में बताया तो आपको समझ में आया होगा। अभी हम कार्बोकैटायन एनायन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, कार्बोकैटायन की। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे सब रिएक्शंस में इंटरमीडिएट के जैसे ये काम में आने वाले हैं। ठीक है, कार्बोकैटायन पे, तो कार्बोकैटायन मतलब कार्बन है प्लस पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, जैसे कि ये। ठीक है, अब हम अगर बात करें, इसका एग्जाम्पल देख लें, सपोज ये CH3 CH2 ये Cl है। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होगा, पता है यहाँ पे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, क्लोरीन है, मतलब हैलाइड्स है। तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो उसने क्या किया, अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो पूरे इलेक्ट्रॉन कौन ले जा लेगा, हमारा क्लोरीन ले जा लेगा, याद रखना, क्लोरीन ले जा लेगा। तो अब क्या बनेगा, CH3 CH2 पे क्या होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, किसकी, स्टेबिलिटी इन कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो क्या होता है कि हमने बात की
किसकी, एक मैथिल कार्बन है, ठीक है, ये मैथिल ग्रुप है। फिर ये है एक हमारा प्राइमरी कार्बन, ठीक है। फिर है हमारे पास एक सेकेंडरी कार्बन, फिर हम बात कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास टर्शरी कार्बन, ठीक है। ये मैथिल ग्रुप है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, ठीक है। तो क्या होगा, स्टेबिलिटी जो होती है वो कैसी होती है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, टर्शरी कार्बन या टर्शरी कार्बोकैटायन कौन होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मैथिल ग्रुप। ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन, उसका हमें जो ऑर्डर बताना पड़ता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या होती है, उसकी स्टेबिलिटी होती है, मीन्स जितने ज़्यादा हमारे कार्बन रहेंगे, कार्बन ग्रुप उससे अटैच रहेंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो स्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए है, गेन करना है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर हाइब्रिडाइजेशन की, तो कार्बोकैटायन में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्या होता है, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और अगर हम बात करें उसमें क्या शेप कैसा होता है, इसका शेप कैसा होता है, तो शेप होता है उसका ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। बॉन्ड एंगल तो 120 डिग्री का उसमें बॉन्ड एंगल हो जाता है, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो जाता है। और क्या बोल सकते हैं, ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं। इनके पास क्या है, क्योंकि इनके पास पॉजिटिव चार्ज है, मींस लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और कार्बोकैटायन के बारे में क्या देख सकते हैं, तो ये SN1 एंड E1 रिएक्शन में बनते हैं, ये तो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, मतलब थोड़ा थोड़ा हमने इंट्रोडक्शन जैसे देखा कि कार्बोकैटायन क्या होता है, उसका स्टेबिलिटी और डर देखा, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर मैथिल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, शेप ट्राइगोनल प्लेनर होता है, 120 डिग्री का एंगल होता है, बॉन्ड एंगल, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। और अगर हम इसकी स्टेबिलिटी देखें तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट वो हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम इन इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, कार्ब एन आयन की। किसकी, कार्बो एन आयन या कार्ब एन आयन। अब कार्ब एन आयन कैसे बना, तो कार्बन था, उसमें कौन आया, नेगेटिव चार्ज आया, तो इन लोग दोनों मिलके आपस में क्या बना लिए, कार्बन आयन बना लिए। मीन्स ऐसा दिखेगा अब कार्बन आयन, है ना। अब इसकी अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो क्या है कि इनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन हैं। क्या है, इनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। अब कोई बोलेगा ये मैथिल ग्रुप है, इसके पास क्या है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इसने अभी बॉन्ड फिजन हुआ है और इसने अभी अभी क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन लेके आया है, ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करें ये एथिल,
ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन है इसके पास। फिर हम बात कर लेते हैं अगर सेकेंडरी कार्बन की, तो और टर्शरी कार्बन देख लेते हैं। तो ये 4 जो है हमारे पास क्या है, ग्रुप्स है। तो क्या हुआ कि अभी अभी मैथिल ने, अभी बॉन्ड ब्रेक हुआ और इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लेके आया। अब मैथिल के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है। अब जो हमारा प्राइमरी है, ये मैथिल प्राइमरी, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी, ध्यान से सुनना। क्या हुआ कि मैथिल ग्रुप के पास एक ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन है अभी, है ना। अब क्या हुआ, प्राइमरी कार्बन जो है उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और उसके साथ क्या हुआ, एक मैथिल ग्रुप लग गया है ना, मतलब और उसको इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एक और आ गया। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मैथिल ग्रुप भी, उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन हैं। जब मेरे पास ऑलरेडी कोई चीज़ रहती है और कोई ज़बरदस्ती हमें वो चीज़ देगा, तो हमें उसकी अब क्या है, नीड नहीं है और ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसे वापस करेंगे कि नहीं चाहिए, मेरे पास तो ऑलरेडी है। तो वही बात होती है इलेक्ट्रॉन के केस में कि ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब मैथिल ग्रुप उसको और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो क्या बोल रहा है, प्राइमरी कार्बन, कि नहीं, मुझे और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी में और 2 मैथिल ग्रुप आ गए। अब 2 मैथिल ग्रुप और उसे इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं कि ले लो हमसे भी भाई, ले लो और इलेक्ट्रॉन ले लो। तो वह बोल रहा है सेकेंडरी कार्बन एनायन कि मेरे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है और ये 2 लोग ग्रुप, और 2 ग्रुप आ गए मुझे इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो उसके ऊपर क्या हो रहा है, प्रेशर और बढ़ता जा रहा है। अब तीसरी बात कर रहे हैं हम टर्शरी कार्बन एनायन की। तो उसके पास ऑलरेडी यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अब 3 मैथिल ग्रुप जुड़ गए हैं, तो अब 3 मैथिल ग्रुप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं कि हमसे भी इलेक्ट्रॉन ले लो, हमसे भी इलेक्ट्रॉन ले लो। तो अब क्या हो रहा है, उसके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर जो है बढ़ता ही जा रहा है कि ऑलरेडी मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देते जा रहे हैं। तो अब हम स्टेबिलिटी देखेंगे, तो क्या हो जाएगी स्टेबिलिटी, अब पहले वाले की बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी स्टेबिलिटी, अब पहले मैथिल ग्रुप रहेगा ज़्यादा स्टेबल, फिर क्या, प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। अब इसमें बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा क्योंकि उसे अब क्या चाहिए, मैथिल ग्रुप जो है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ प्राइमरी में तो और इलेक्ट्रॉन जो है मैथिल ग्रुप अटैच हो के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ही डोनेट करते जा रहे, ठीक है। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी हम क्या करेंगे, ध्यान से याद रख। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। शेप कैसा होता है इसका, शेप होता है इसका पिरामिडल, फिर इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 8 होता है। 8 क्यों होता है, क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक, और तो कुछ नहीं है इसका। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं किसकी, फ्री रेडिकल की। तो फ्री रेडिकल में इतना, अभी हम फ्री रेडिकल का ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। फ्री रेडिकल में हम यही देखेंगे कि जो फ्री रेडिकल होता है वो भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेनर होता है। और इसमें जो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। और ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है ना। तो ये हमने क्या किया था, आज बेसिक हमने पढ़ा कुछ और जीओसी में इम्पोर्टेंट सा क्या देखा, आज हमने फंक्शनल ग्रुप देखे, ठीक है। उसके बाद हमने होमोलोगस सीरीज़ देखा,
फिर बॉन्ड फिजन देखा। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।